521 तेरी शादी मीरा से ही होगी। सीनियर रघुवंशी की 2 गाड़ियां वहां से अलग अलग डायरेक्शन में निकल गई। एक गाड़ी में शिवाय, दिव्यांश, वेदांत, युग और बानी के पापा थे और दूसरी गाड़ी में बाकी सब। शिवाय ने फोन निकालकर वरदान को मैसेज करते हुए कहा, अंडरस्को पापा आप सबको लेकर शादी में जाइए, मैं मिस्टर बजाज और बानी को एयरपोर्ट छोड़कर आता हूँ। दिव्यांश ड्राइव कर रहा था, उसने शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, अंडरस्को सीधा एयरपोर्ट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वेदांत ने कहा, अंडरस्को लेकिन जीजू एयरपोर्ट क्यों, कृष की शादी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। शिवाय बोला, अंडरस्को मैंने कहा ना कृष की शादी मीरा से होगी, तो ज्यादा टेंशन मत ले, चुपचाप बैठा रहे। वेदांत ने कहा, अंडरस्को तो मैं कृष को मैसेज कर देता हूँ। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला, लेकिन उसका फोन शायद टूट चुका था। वेदांत अपने फोन को देखकर बोला, अंडरस्को ओ गॉड लगता है ये तो मारपीट के टाइम में टूट गया। फिर उसने युग की तरफ देखकर कहा, युग तो पहले ही अपने फोन के अंजर पंजर खोलकर बैठा हुआ था, शायद उसका फोन भी खराब हो गया था। वेदांत ने कहा, अंडरस्को शिवाय जीजू एक बार कृष को मैसेज कर दीजिए, उसकी तो जान निकल रही होगी। शिवाय ने एक नज़र पीछे घूमकर वेदांत को देखा तो वेदांत ने आंखें छोटी करके रिक्वेस्ट की। शिवाय बोला, अंडरस्को ठीक है बस एक मैसेज करूंगा। इतना कहकर उसने कृष को मैसेज करते हुए लिखा, अंडरस्को ज्यादा टेंशन मत ले, तेरी शादी मीरा से ही होगी। लेकिन अफसोस कृष ने वो मैसेज रीड नहीं किया। शिवाय ने देखा कि कृष ने मैसेज रीड नहीं किया तो वो खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्को अब ये खुद ही गलतफहमी में जीना चाहता है तो मैं क्या करूं। खैर 2-3 घंटे बाद इसकी गलतफहमी खुद ही दूर हो जाएगी। करीब 1 घंटे बाद दिव्यांश ने गाड़ी एयरपोर्ट के बाहर रोकी। वेदांत बोला, अंडरस्को हम एयरपोर्ट तो आ गए लेकिन अंकल तो बेहोश है। शिवाय गाड़ी से उतर गया और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल वेदांत की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को मुंह पर पानी डाल दो, होश में आ जाएंगे। जैसा शिवाय ने कहा वेदांत ने वैसा ही किया। मिस्टर बजाज के मुंह पर पानी का छिड़काव करने लगा और थोड़ी ही देर में मिस्टर बजाज को होश आ गया, लेकिन वो बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे। शायद पिछले दिनों उन्होंने ठीक से कुछ खाया नहीं था। मिस्टर बजाज ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने वेदांत का चेहरा नजर आया। वेदांत को देखकर मिस्टर बजाज की आंखें थोड़ी सी छोटी हो गई। आधी खुली आंखों से उन्होंने कहा, अंडरस्को मिस्टर रजावत। वेदांत ने हैरानी से कहा, अंडरस्को अंकल आंख खोलकर देखो, मैं पापा नहीं उनका बेटा हूँ वेदांत। इतना कहकर वेदांत गाड़ी से उतर गया। युग और दिव्यांश भी गाड़ी से उतर गए थे। अब शिवाय ने मिस्टर बजाज को भी आराम से गाड़ी से उतारा। अब मिस्टर बजाज ने शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्को क्या मैं सपना देख रहा हूँ। शिवाय बोला, अंडरस्को नहीं मिस्टर बजाज आप सपना नहीं देख रहे, आपको अजय ने किडनैप किया था और मैंने आपको बचा लिया। अब मैं आपको और आपकी बेटी बानी को ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ। इन सब से दूर चले जाए, जब यहाँ सब कुछ ठीक होगा तो मैं आपको वापस बुला लूंगा। और तभी वहाँ बानी सागर के साथ आए और आते ही अपने पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मिस्टर बजाज की आंखों में भी पानी आ गया। वो भी पिछले कितने दिनों से अपनी बेटी से दूर थे। बानी पहले अपने पापा के गले लगकर बहुत रोई, फिर उसने शिवाय दिव्यांश की तरफ हाथ जोड़कर कहा, अंडरस्को अंकल मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कभी आपको मेरी जरूरत हुई तो बानी आपको अपनी जान भी दे देगी। ये सुनते ही शिवाय ने बानी के सिर पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को बेटा ऐसा नहीं कहते, भगवान ना करे हम वो दिन देखे कि हमें तुम्हारी जान मांगनी पड़े। हमारी भी तुम्हारी जैसी बेटी है, तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। अब अपने पापा के साथ चले जाओ, सागर से शादी करो और एक खुशहाल जिंदगी जियो। पीछे पलटकर मत देखना। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना। कृष को हम अपने आप संभाल लेंगे, वैसे भी वो तुमसे प्यार नहीं करता। तभी बानी बोली, अंडरस्को जानती हूँ मीरा से प्यार करता है, अगर वो मुझे बताता तो भी मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन अंकल सच कहती हूँ अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं पागल हो जाती या कुछ गलत कर देती। दिव्यांश ने मुस्कुराकर बानी के गाल पर हाथ रख कर कहा, अंडरस्को ऐसा नहीं कहते बेटा, कुछ गलत नहीं होता,
वो कहते हैं ना, अच्छे इंसानों के साथ अच्छा ही होता है, और हम तो तुम्हें बचपन से जानते हैं। तुम्हारा एकदम से ऐसा बदलाव हम सबको परेशान कर रहा था। खैर वो सब छोड़ो, इतना टाइम नहीं है। इतना कहकर दिव्यांश ने गाड़ी में से कुछ पेपर्स निकाले और बानी के हाथ में रखते हुए कहा, अंडरस्को, ये तुम तीनों के टिकट है, पासपोर्ट है और ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए एक घर भी है। जब तक यहाँ सब कुछ ठीक नहीं होता तब तक ऑस्ट्रेलिया जाकर सेटल हो जाओ। बानी ने हमें गर्दन हिलाए और फिर कुछ सोचकर शिवाय और दिव्यांश दोनों के पैर छू लिए। इस वक्त दोनों भाई भावुक हो गए थे। बानी ने एक बार फिर नम आंखों से दोनों के सामने हाथ जोड़े और फिर अपने पापा के साथ अंदर जाने लगी। सागर ने भी शिवाय और दिव्यांश की तरफ हाथ जोड़कर अलविदा कहा, फिर बानी के पापा को लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। उन दोनों के जाते ही दोनों भाई भावुक हो गए। दिव्यांश ने ना आने वाले आंसू पोंछकर कहा, अंडरस्को, यार शिवाय, मैं तो बानी को देखकर इमोशनल हो गया। कितना रोती है ना ये लड़की। वैसे अगर इसकी जिंदगी में सागर नहीं होता तो हमारे कृष के लिए बुरी नहीं थी। शिवाय तो जानबूझकर भावुक हुआ, बोला, अंडरस्को, सही कह रहा है यार, मेरा तो मन कर रहा था फूट फूट कर रो दूं, लेकिन क्या करूं, यहाँ छुई मुई नहीं थी और तुझे गले लगाकर रोना नहीं चाहता था। तेरे अंदर से बदबू आ रही है। दिव्यांश ने गुस्से में शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्को, तुझे नहीं लगता तू की ज्यादा ही बोलता है। शिवाय बोला, अंडरस्को, तो तू काम बोलता है, तू भी तो ज्यादा ही बोलता है। दिव्यांश ने शिवाय की बाजू पर मारते हुए कहा, अंडरस्को, कुत्ते, तू न सुधरने वाला नहीं है। सच कह रहा हूँ, तू नहीं सुधरने वाला, सुधर ही नहीं सकता। दुनिया में कोई नहीं है जो तुझे सुधार दे। शिवाय बोला, अंडरस्को, अरे सुधर गए मुझे सुधारने वाले। चल घर चलते हैं, अपने उस छोटे से भाई को भी तो देखना है। आशिक बनकर माथा पीट पीट कर रो रहा होगा। इतना कहकर शिवाय ने अपना फोन चेक किया तो अभी तक कृष ने शिवाय का मैसेज नहीं पढ़ा था। अब तो शिवाय को कृष के दिल की परवाह भी नहीं थी। वो दिव्यांश को देखकर बोला, अंडरस्को, उसने अभी तक मैसेज नहीं पढ़ा, मरने दे, कुछ देर में खुद ही सच उसके सामने आ जाएगा। इतना कहकर शिवाय गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में दिव्यांश भी गाड़ी में बैठ गया। युग और वेदांत तो अपने दोनों भाइयों को लड़ते हुए देख रहे थे। युग बोला, अंडरस्को, कितने साल हो गए लेकिन मामा ऐसे ही लड़ते आए हैं। वेदांत ने कहा, अंडरस्को, हाँ, कितने सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। और तभी गाड़ी में से दिव्यांश कहा, अंडरस्को, अब ये शेरों की तरह लड़ते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह तो तुम लड़ते हो। अब चुपचाप गाड़ी में बैठो वरना खुद आ जाना। ये सुनते ही वेदांत और युग गाड़ी में बैठकर दूसरी तरफ कृष तैयार नहीं हुआ था। बालकनी में खड़ा हुआ, बस रघुवंशी मैंशन के मैनन गेट की तरफ खड़ा हुआ, गेट को निहार रहा था। वो गेट को ऐसे देख रहा था जैसे अभी वेदांत बाइक लेकर आएगा और उसके पीछे मीरा बैठी होगी। हर एक सेकंड कृष का दिल जोरों से धड़क रहा था। टेंशन में उसने अपना फोन भी चेक नहीं किया और तभी पीछे से देव ने आकर कृष के कंधे पर हाथ रखा। देव बोला, अंडरस्को, रात होने वाली है, मेहमानों का जमावड़ा लग चुका है और तू है कि अभी तक बालकनी में खड़ा है, तैयार क्यों नहीं होता? चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ। कृष ने अपना हाथ देव से झटकते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे शादी नहीं करनी। ये सुनकर देव की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। कृष शादी नहीं करना चाहता, जो हमेशा इज्जत बेइज्जती का लेक्चर देता रहता था, अच्छे और बुरे के बारे में सबको समझाता फिरता था, जो बिल्कुल अपने पापा के जैसे अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाता था, आज वो अचानक से कह रहा है कि उसे शादी नहीं करनी। देव ने कृष की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया तो नोटिस किया कि कृष परेशान है। देव था तो कृष से बड़ा ही, कहीं ना कहीं कृष को ऐसे देखकर देव को बुरा लगा। उसने पूछा, अंडरस्को, हुआ क्या है? तुम शादी से अचानक से मना कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुम 2-3 दिन पहले भी कह सकते थे ना। कृष कुछ नहीं बोला। देव ने फिर पूछा, अंडरस्को, क्या हुआ है, मुझे बताओ तो सही। कृष अभी भी कुछ नहीं बोला। मन ही मन कुछ सोचकर उसने कहा, अंडरस्को, कुछ नहीं देव, बस ऐसे ही कुछ टेंशन थी, इसलिए ऐसा बोल दिया। मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। इतना कहकर फिर वहां से चला गया और सीधा एक कमरे में गया जहां औरतों का जमावड़ा लगा हुआ था।
वही मीरा थी जो तैयार हो रही थी, कृष ये सोचकर कि वहाँ मीरा नहीं बानी है, बानी से बात करने आया था, उसे सब कुछ सच सच बताने आया था। उसे अब दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा कि उसे बानी को सब कुछ सच बता देना चाहिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसे कमरे में इतनी भीड़ थी जिस वजह से वो मीरा से मिल ही नहीं पाया। तभी वहां कमरे से निकलकर सरगम आई। सरगम ने कृष को देखा तो थोड़ी सी भावुक हो गई। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बहन की शादी कृष जैसे लड़के से हो जाएगी। सरगम को तो कृष पहले ही बहुत अच्छा लगता था और अब तो वो और ज्यादा खुश हो गई थी। बेशक कृष मीरा से 8 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी सरगम को लगता था कि कृष ही है जो मीरा का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। सरगम कृष के पास आए और जैसे ही कुछ बोलने का हुई, वैसे ही हर्षवर्धन पीछे से आता हुआ बोला, अंडरस्कोप बरखुरदार, अब यही खड़े रहोगे, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। कृष ने मुंह बनाकर हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने उंगली से उसे वहां से जाने का इशारा किया। ऐसा लग रहा था सब मिलकर कृष की फिरकी ले रहे हैं। कृष मुंह बनाकर वहां से चला गया। हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, अंडरस्कोप बेटा, तूने अपने दिल की बात हमें नहीं बताई तो थोड़ा तड़पना तो तेरा भी बनता है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और आराध्या दोनों ही गार्डन में खड़े हुए थे। मेंशन के बाहर सब जगह मेहमान थे और वो दोनों भाई बहन गार्डन में बस मैनन गेट की तरफ आंखें गड़ाए खड़े हुए थे। उन्हें इतना इंतजार तो अपने माँ बाप का नहीं था जितना वो शिवाय का इंतजार कर रहे थे। बस एक बार वो दोनों अपने माँ बाप से मिलना चाहते थे। आज तो वक्त अनिरुद्ध और आराध्या दोनों से कट नहीं रहा था। दोनों ही में गेट की तरफ नम आंखों से देख रहे थे। बस यही चाहते थे कि जल्दी से शिवाय अंकल आ जाए और उन्हें उनके माँ बाप से मिलवा दें। और वही दरवाजे के पास खड़ा हुआ अभिमान जो एक बिजनेसमैन से बात कर रहा था, उसकी नज़र भी आराध्या और अनिरुद्ध पर ही टिकी हुई थी। वो कहीं ना कहीं जानता था कि उसके पापा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज अभिमान को कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। जितनी उम्मीद से वो दोनों भाई बहन गेट की तरफ देख रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था कि इसी उम्मीद से वो बचपन से लेकर आज तक उसके पापा की तरफ देखते आए हैं। और वो हमेशा अनिरुद्ध आराध्या को गलत समझने लगा। उनके पास माँ बाप की छाया नहीं थी और शिवाय ने उन्हें माँ बाप की थोड़ी सी छाया दे दी और इस छाया में पलकर वो दोनों भाई बहन बड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि बच्चे तो आराध्या के हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मूड स्विंग अभिमान का भी होता है। आखिरकार उन दोनों भाई बहन का इंतजार खत्म हुआ। शिवाय की गाड़ी मेंशन के अंदर आई। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन आराध्या की आंखों में पानी भी था। वो जितना खुद को संभालने की कोशिश करती, उसकी आंखें उतनी ही गीली होती। अनिरुद्ध ने अपनी बहन को साइड से गले लगाया और बोला, अंडरस्कोप देखो, रोने से काम नहीं चलेगा, शांत हो जाओ, अंकल आ गए ना, अब हमारे माँ बाप भी हमें मिल जाएंगे। और तभी शिवाय ने गाड़ी का गेट खोला और बाहर आया। शिवाय की नज़र अनिरुद्ध आराध्या पर गई। शिवाय को समझते देर लगी कि अनिरुद्ध ने आराध्या को सब कुछ बता दिया। मिलन। शिवाय को देखते ही आराध्या और अनिरुद्ध भागते हुए शिवाय के पास गए। शिवाय ने तभी गाड़ी का गेट बंद किया था और आराध्या को देखकर बोला, अंडरस्कोप बेटा आराम से। आराध्या अब सुनने वाली नहीं थी। वो जल्दी से शिवाय के पास आई। अनिरुद्ध ने आराध्या को संभाला और शिवाय को देखकर बोला, अंडरस्कोप अंकल अब इंतजार नहीं होता, 6 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, अब बता दीजिए ना कहाँ है हमारे मम्मी पापा। शिवाय ने अनिरुद्ध के गाल पर हाथ रखा और बोला, अंडरस्कोप बता दूंगा, अब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे ही है, मैं उन्हें लेकर नहीं जाऊंगा, चलो मिलवाता हूँ। इतना कहकर शिवाय दोनों भाई बहन को लेकर अंदर जाने लगा। अगले 10 मिनट में शिवाय अनिरुद्ध आराध्या मेंशन के बैक साइड में खड़े हुए थे। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्कोप अंकल बताए ना। और तभी आर्या, डैनी और वंदना के साथ वहां आई। डैनी और वंदना को देखकर अनिरुद्ध आराध्या दोनों ही समझ गए कि यही उनके माँ बाप हैं। दोनों को ही अपने माँ बाप की शक्ल याद नहीं थी। आराध्या तो वंदना को देखते ही रह गई। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों उसे वंदना से इतनी हमदर्दी थी। कहीं ना कहीं उसका दिल अपनी माँ से अटैच था। वंदना ने हैरानी से डैनी को देखकर कहा, अंडरस्कोप हमारे बच्चे हैं। डैनी ने हमें गर्दन हिला दी। आराध्या से रुका नहीं गया। वो जल्दी से भागती हुई वंदना के पास आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। वंदना को समझ नहीं आ रहा था कि आराध्या रो क्यों रही है।
वंदना को कहाँ पता था कि उसकी बेटी भी उसे पहली बार मिल रही है। आराध्या रोती रही। आर्या उसे चुप कराने को हुई तो शिवाय ने आर्या को रोक दिया, क्योंकि वो जानता था आराध्या के सारे इमोशंस आंसू के द्वारा बाहर आ रहे हैं। डैनी ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और अपनी बाहें फैला दी। अनिरुद्ध की आंखों में पानी आ गया। पता नहीं क्यों उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पापा को जाकर गले लगा ले। वो अपनी जगह जमकर खड़ा रहा, बस डैनी को ही निहारता रहा। डैनी 3 पीस में बहुत स्मार्ट लग रहा था। देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि अनिरुद्ध का पाप है, जबकि वो तो अनिरुद्ध का बड़ा भाई लग रहा था। डैनी ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अंडस्को, अब वही खड़े रहोगे? कब से तो शिवाय के पीछे पड़े थे। पापा से मिलवा दो, माँ से मिलवा दो, और अब जब मिल रहे हैं तो इतनी दूर जाकर खड़े हो गए। अनिरुद्ध ने अपने आंसू पोंछे और तेज कदमों से आकर डैनी को गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने इतनी जोर से गले लगाया था कि डैनी 2 कदम पीछे हट गया। अनिरुद्ध रोना नहीं चाहता था, लेकिन आज आंसू उसकी बात नहीं मान रहे थे। कितने ही आंसू उसने अपने पापा के कंधे पर उतार दिए थे और फिर अचानक अपने पापा से दूर होकर घुटनों के पल बैठ गया। उसे खुद को संभाला नहीं जा रहा था। डैनी भी नीचे बैठा और उसने अपने बेटे के सिर को पकड़कर अपने सीने से लगाया और बहुत प्यार से बोला, अंडस्को, अब आ गया हूं ना मैं, हम सब साथ में रहेंगे। अनिरुद्ध ने कुछ कहा नहीं, बस हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद वो अपने पापा से दूर हुआ और वंदना की ओर देखने लगा। वंदना हैरानी से बोली, अंडस्को, कैसा है मेढक? ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें थोड़ी सी हैरान हो गई। उसने डैनी की तरफ देखा तो डैनी बोला, अंडस्को, जब तुम छोटे थे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम मेढक रखा था। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, यार ये कैसा नाम है? और तभी वंदना ने अनिरुद्ध के दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर कहा, अंडस्को, तुझे पसंद नहीं आया? अनिरुद्ध को हंसी भी आ रही थी और रोना भी। उसने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, अंडस्को, बहुत अच्छा नाम है, बहुत ज्यादा। इतना कहकर उसने भी अपनी माँ के आंचल में अपने आंसू गिराने शुरू कर दिए। आराध्या ने डैनी को देखा तो डैनी ने अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखा और अगले ही पल आराध्या भी अपने पापा के सीने पर सिर रखकर रोने लगी। शिवाय और आर्या दोनों ही इमोशनल हो गए थे। दोनों ही जानते थे कि वो कितने बड़े बोझ से उतर गए हैं। शिवाय तो फिर भी मजबूत था, लेकिन आर्या की आंखों में पानी आ गया। करीब आधे घंटे बाद शिवाय बोला, अंडस्को, अनिरुद्ध, मैंने अपना वादा पूरा किया, ये रहे तुम्हारे माँ बाप। अनिरुद्ध ने पलटकर शिवाय को देखा और हाथ जोड़कर बोला, अंडस्को, अंकल, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझ पर एहसान ही किया है और मैं इस एहसान को कभी चुका नहीं पाऊंगा। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, एहसान हमने नहीं किया बच्चा, बल्कि तेरे पापा ने हम पर किया है। कभी फुर्सत हो तो अपने पापा के पास बैठकर सुनना कि उन्होंने रघुवंशी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया और अब तूने हमारे लिए इतना कुछ किया। तू नहीं होता तो हम शिवांगी से कभी नहीं मिलते। तू नहीं जानता तू मेरे लिए कितना जरूरी है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मैंने तुझमें और अभिमान में कभी फर्क नहीं समझा। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। देखते ही देखते अनिरुद्ध, आराध्या, वंदना और डैनी वहां से चले गए। उनके जाते ही शिवाय गार्डन के पड़े हुए झूले पर बैठ गया। आर्या शिवाय को देखकर बोली, अंडस्को, क्या हुआ, अंदर नहीं चलेंगे? शिवाय बोला, अंडस्को, कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। आर्या शिवाय के पैरों के पास बैठती हुई बोली, अंडस्को, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, ज्यादा देर अकेले मत बैठना, वरना मेरा दिल बेचैन हो जाएगा। शिवाय ने आर्या के बालों को चूम कर कहा, अंडस्को, बस 5 मिनट। आर्या ने हमें गर्दन हिलाए और फिर उठकर चली गई। वहीं एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ अभिमान सारा नजारा देख रहा था। आज वो बहुत इमोशनल हो गया था। आज उसे समझ आ रहा था कि अनिरुद्ध और आराध्या अपने माँ बाप के लिए कितना तड़पते हैं। उसने आज से पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। अभिमान के सिर पर तो हमेशा से रघुवंशी फैमिली के प्यार की छाया थी, लेकिन अनिरुद्ध, आराध्या हमेशा माँ बाप के प्यार के लिए तरसते रहे। अभिमान जैसे ही पलटा वैसे ही शिवाय बोला, अंडस्को, अब सब कुछ देख ही लिया है तो थोड़ी देर मेरे पास आकर भी बैठ जाओ। ये सुनकर अभिमान अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने हल्का सा पलटकर देखा तो शिवाय अभिमान को ही देख रहा था। शिवाय ने अपना एक हाथ उठाकर अभिमान को अपने पास आने का इशारा किया और बोला,
अंडरस्कोप तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि तुम कब से यहाँ खड़े हो। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर सबसे कहोगे कि तुम्हें आराध्या से प्यार नहीं है तो हम सच मान लेंगे। तुम्हारी आंखों में दिखता है कि तुम आराध्या से प्यार करने लगे हो। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम आराध्या की कितनी केयर करते हो। अब जाकर मेरे पास बैठो। अभिमान आकर अपने पापा के पास बैठ गया, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। शिवाय को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले और अभिमान वो तो अब भी अपने अभिमान के चलते चुपचाप बैठ रहा। थोड़ी देर में शिवाय ने कहा, अंडरस्को देख लिया अनिरुद्ध और आराध्या को, वो कैसे अपने माँ बाप से मिलकर खुश है और एक तुम हो। पूरा भरा परिवार है तुम्हारे पास, माँ बाप, बड़े पापा, चाचू, बड़ी माँ, छोटे छोटे भाई बहन, सब कुछ। उसके बाद भी तुम्हें उनकी कदर नहीं है। बेटा वो कहते हैं ना, जिन्हें जो चीज मिल जाती है वो उनकी कदर नहीं करते और जिन्हें नहीं मिलती वो उनके लिए तड़पते रहते हैं। तुम मुझसे हमेशा कहते थे ना कि तुम में और अनिरुद्ध में क्या फर्क है, तो देख लो तुम में और अनिरुद्ध में क्या फर्क है। अभी तो तुमने बस थोड़ा सा नजारा देखा है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभिमान ने हैरानी से अपने पापा को देखा तो शिवाय बोला, अंडरस्को ये जो अनिरुद्ध के पापा हैं ना, इनका नाम डैनी है। तुम्हारे नानू के बॉडीगार्ड थे। डैनी ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। डैनी का एहसान तो मैं इस जन्म में कभी नहीं चुका सकता, कभी भी नहीं। डैनी के ही बच्चे हैं आराध्या और अनिरुद्ध। मैंने तो बस इन दोनों बच्चों को थोड़ा सा सहारा देकर पाला है। डैनी ने तो अपनी जिंदगी के 20 साल मुझे दे दिए। अभिमान को अब कुछ कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, लेकिन चेहरा बता रहा था कि ये सब जानकर अभिमान को कितना दुख हो रहा है। उसने तो हमेशा ही अनिरुद्ध से लड़ाई की थी, उसे कड़वे शब्द कहे थे, आराध्या को भी छोड़ा नहीं था, उसे भी आते जाते ताना मरता ही रहता था। शिवाय ने अगले पल कहा, अंडरस्को तुम्हें पता है तुम्हारी एक बहन है। अभिमान ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, अंडरस्को तितली तुम्हारे चाचा विराज की बेटी है। और उसके बाद शिवाय ने सब कुछ अभिमान को बता दिया। सारी बात सुनने के बाद अभिमान के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, उसे अपनी गलतियां समझ आ रही थी। शिवाय बोला, अंडरस्को जो हो गया उसे अब ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो हो रहा है उस पर अपनी पकड़ जरूर बना सकते हैं। तुम चाहो तो आराध्या को इतना प्यार दे सकते हो जिससे डैनी और वंदना दोनों ही खुश रहे, समझ रहे हो ना। अभिमान ने हमें गर्दन हिला दी। शिवाय अपनी जगह से खड़ा हुआ, आज इतने बड़े बोझ से आजाद जो हो गया था। फिर वो एक हल्की सी अंगड़ाई तोड़कर बोला, अंडरस्को अभिमान तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए हैं। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो खड़ा होकर बोला, अंडरस्को नहीं पापा, अभी तो आप कहीं से भी बूढ़े नहीं लगते, मेरे साथ चलते हो तो मेरे बड़े भाई लगते हो। इतना कहकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन ये मुस्कुराहट एकदम ओरिजिनल थी। वो दिल से ये बात बोल रहा था और शिवाय अपने बेटे की तरफ देखकर खुश भी था कि अभिमान अब हकीकत में जीने लगा है। शिवाय ने अभिमान के गाल पर हाथ लगाकर कहा, अंडरस्को लगने में और होने में फर्क होता है बेटा, तू नहीं समझेगा। अब जा जाकर अपनी बीवी को संभाल ले, वरना वो पूरी रात रोती रहेगी। और तभी गार्डन के बैक साइड में दिव्यांश आता हुआ नजर आया। दिव्यांश ने शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्को तूने आर्या को 5 मिनट कहा था, 15 मिनट हो गए। शिवाय बोला, अंडरस्को तू तैयार हो गया। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को तो क्या तेरी तरह हूँ, आखिर आज हमारे भाई की शादी है, तैयार तो होना बनता है। जा जाकर तू भी तैयार हो जा, मजदूर लग रहा है। दोनों ही भाई एक दूसरे से आर्गुमेंट करते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही अभिमान ने खुद से कहा, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन पापा और चाचू कभी नहीं सुधर सकते, आज भी बच्चों की तरह लड़ते हैं। अभिमान भी अब मेंशन के अंदर आ गया। उसकी नजरें आराध्या और तितली दोनों को ढूंढ रही थी। आराध्या तो अपनी माँ के पास बैठी हुई थी, उसके पापा और अनिरुद्ध भी वही एक सोफे पर बैठे हुए थे। अब वो तितली को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे तितली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ सोचकर अभिमान डैनी और वंदना के पास गया। अभिमान के लिए किसी के सामने हाथ जोड़ना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी उसने डैनी की तरफ हाथ जोड़कर नमस्ते किया। डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वंदना ने डैनी से पूछा, अंडरस्को ये कौन है? अभिमान अब वंदना के पास बैठता हुआ बोला, अंडरस्को
मैं अभिमान गिलहरी का पति। ये सुनकर आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वंदना बोली, कौन गिलहरी? आराध्या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, माँ ये मुझे गैलरी कहते हैं। और तभी अनिरुद्ध बोला, फरमाए जीजू आज आप पंजों के बल हमारे पास क्यों बैठे हैं? अभिमान ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और फिर धीरे से पूछा, तितली कहाँ है? अनिरुद्ध बोला, तो तुम्हें पता चल गया कि तितली तुम्हारी बहन है। अभिमान ने हमें गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने मेंशन में नजर दौड़ाई तो बहुत सारे मेहमान थे। उन सारे मेहमान में तितली को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। अनिरुद्ध बोला, यही कहीं होगी, शायद पीहू दीदी के साथ है। मैंने उसे पीहू दीदी के साथ ही रहने के लिए कहा था। अभिमान खड़ा हो गया और आराध्या को देखकर बोला, मैं शिवांगी से मिलकर आता हूँ। आराध्या ने हमें गर्दन हिला दी। आराध्या को भी अब शिवांगी के बारे में पता चल गया था, बल्कि पूरे मेंशन में शिवांगी के बारे में पता चल गया था। दूसरी तरफ कृष तैयार हो गया था। उसने अपना फोन ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे फोन नहीं मिला। वेदांत और युग उसे सच बताना चाहते थे, लेकिन शिवाय ने दोनों को ही मना कर दिया। कृष ने पूरे कमरे में अपना फोन ढूंढ लिया, लेकिन उसे फोन कहीं मिल नहीं रहा था। और तभी कमरे में देव आया और कृष को देखकर बोला, अरे वाह, तू तो अकेला ही रेडी हो गया। कृष ने हल्के से गुस्से में कहा, आज तक मैं अकेला ही रेडी हुआ हूँ। देव कृष को समझाते हुए बोला, हाँ लेकिन आज अकेले रेडी नहीं होते, आज खास है ना, खास दिन समझ रहे हो ना। देव की बातों से लग रहा था देव भी मीरा और कृष के बारे में जान गया, लेकिन अब सब मिलकर कृष का बैंड बजा रहे थे। चैप्टर 523 भर दिया मैंने सिंदूर। थोड़ी देर बाद कृष मुंह फुलाकर मंडप में बैठा हुआ था। पंडित जी जैसे जैसे कह रहे थे वो वैसा वैसा ही कर रहा था। उसने अपनी हार मान ली थी। वैसे भी जब वो मंडप में आया था उसने चारों ओर वेदांत और युग को देखा, लेकिन दोनों में से कोई नहीं दिखे। कृष का मन कर रहा था कि अभी मंडप में से उठकर वेदांत को ढूंढकर उसके बजाना शुरू कर दे, लेकिन इज्जत के चलते चुपचाप बैठ रहा। दूसरी तरफ अभिमान शिवांगी को ढूंढता हुआ एक कमरे में आया, जहां रघुवंशी मैंशन की सारी औरतें शिवांगी को घेर कर बैठी हुई थी। शिवांगी को अभी तक किसी ने नहीं बताया था कि वो इसी परिवार की बेटी है, क्योंकि इससे शिवांगी के दिमाग की हालत पर असर पड़ता। लेकिन उन घर की औरतों का क्या जो अपनी बेटी से पहली बार मिल रही थी। अभिमान ने उन सारी औरतों को देखकर कहा, माँ, चाची, बड़ी माँ, ये सब क्या कर रही हो? उसे क्यों अनकंफर्टेबल कर रही हो? पता है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सबने पलटकर अभिमान को देखा और सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। पहली बार अभिमान ने किसी के लिए स्टैंड लिया था। लेता तो वो सबके लिए था, पर दिखाता नहीं था। लेकिन शायद शिवांगी को देखकर वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया और तभी हीर ने अपने आंसू पोंछकर कहा, हम अनकंफर्टेबल नहीं कर रहे, बस इसके पास बैठे हैं। अभिमान ने शिवांगी की बाजू पकड़कर उसे बेड से उतार लिया और बोला, बहुत हुआ, बहुत मिल लिए अपनी बेटी से, अब थोड़ी देर में भी मिल लूं। इतना कहकर वो शिवांगी को लेकर बाहर चला गया। बाहर आते ही उसने शिवांगी के गाल पर हाथ लगाकर कहा, बच्चा तू ठीक है? शिवांगी हैरानी से अभिमान को देख रही थी, फिर उसने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर में पंडित जी ने कन्या को बुलाने के लिए कहा। सरगम और हीर दोनों ही मीरा को लेकर मंडप में आ गई। मीरा ने घूंघट किया हुआ था। मीरा जाकर मंडप में बैठ गई। कृष ने एक नजर मीरा की तरफ देखा और दांत पिसते हुए धीरे से कहा, तुम तो ऐसे आई हो जैसे मैंने तुम्हें देखा नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई जा रही है। इस वहम में मत रहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस जन्म में तो क्या आने वाले 7 जन्म में भी अगर तुम मेरी पत्नी बन गई ना, तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा, समझ रही हो ना? इसलिए मेरे साथ सपने देखना छोड़ दो। वैसे तो मैं भी ये जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए शादी के बाद तुम पूरी तरीके से आज़ाद हो। कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके हमारा डिवोर्स हो जाए, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहती हो, जिसके साथ जाना चाहती हो, जा सकती हो।
इतना कहकर कृष फिर से पंडित के कहे अनुसार हवन कुंड में आहुति डालने लगा। वहीं मीरा ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखों में पानी आ गया। मीरा बिना आवाज किए रोने लगी। उसे तो सबने दिलासा दिया था कि ये शादी उसकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो कृष पर थोपी जा रही थी। मीरा को गलतफहमी हो गई कि कृष बानी से शादी करना चाहता था, लेकिन अब उसकी शादी उससे हो रही है। अचानक ही मीरा को कुछ घंटे पहले की घटना याद आई। फ्लैशबैक। मीरा शिवाय के कमरे में खड़ी हुई थी। उसके सामने शिवाय, आर्या, हर्षवर्धन, हीर और सरगम देव भी खड़े थे। शिवाय बोला, अंडस्को, बताओ सरगम, क्या तुम अपनी बहन की शादी मेरे भाई कृष से करोगी? सरगम तो आंखें फाड़े शिवाय को ही देखे जा रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था। वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी और तभी देव ने सरगम की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडस्को, सरगम, कृष अच्छा लड़का है, तुम भी जानती हो। बस बात इस बात पर अटक रही है कि कृष्ण मीरा से 8 साल बड़ा है। अब ये डिसीजन तुम पर है। तुम चाहती हो तो ही ये शादी होगी, वरना नहीं होगी। हीर भी सरगम की ओर देखकर बोली, अंडस्को, सरगम, मैंने कभी पीहू और मीरा में फर्क नहीं समझा। जब से पीहू यहाँ से गई है तब से मैं मीरा में ही पीहू को देखती हूँ और कहीं ना कहीं दिल से चाहती हूँ कि मीरा हमेशा में हमेशा मेरे पास रह जाए। तुम बताओ, क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है? मैं तुमसे मीरा का हाथ कृष के लिए मांगती हूँ। सरगम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी शिवाय को देखती, कभी हर्षवर्धन को, कभी देव को और कभी आर्या को। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, देखो सरगम, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सोचकर बता सकती हो, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। मेहमानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। तभी शिवाय बोला, अंडस्को, सरगम, मुझे कहीं बहुत जरूरी काम से जाना भी है, तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता। अब बताओ, क्या तुम्हें मीरा के लिए कृष्ण पसंद है? सरगम की आंखों में पानी आ गया। उसने हमें गर्दन हिलाते हुए शिवाय की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, चाचू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है एक साथ इतनी सारी खुशी मिलेगी तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। मेरे लिए तो ये फक्र की बात है कि मेरी बहन हमेशा मेरे साथ रहेगी और कृष जैसा लड़का इसका हमसफर बनेगा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस गंदी गलियों से निकलकर हम इतने बड़े खानदान की बहू बन जाएंगी। आपको मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर आकर ये कहते कि सरगम, हम मीरा की शादी कृष से कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा खुशी मिलती। कहते हुए सरगम की आंखों में पानी आ गया। शिवाय ने टाइम देखकर कहा, अंडस्को, तो फिर ठीक है, शादी की तैयारी करो, मैं आता हूँ। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। हीर ने मीरा के बालों में हाथ फेरा, लेकिन मीरा थोड़ी शोकद थी। शादी के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। हीर बोली, अंडस्को, मीरा, तुम खुश तो हो ना? मीरा को कुछ समझ नहीं आया और तभी सरगम ने अपने आंसू पहुंचकर हीर से कहा, अंडस्को, बड़ी माँ, परेशान मत होइए, मैं इसे समझा देती हूँ। अचानक से शादी हो रही है ना, तो इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हीर बोली, अंडस्को, जैसा तुम्हें ठीक लगे कर लो, लेकिन मीरा की मर्जी के खिलाफ मत जाना। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की मर्जी के बगैर ये शादी हो। मीरा ने हीर को गले लगा लिया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो हमेशा हीर की साथ रहेगी और कहीं ना कहीं उसे कृष भी अच्छा लगता था, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आखिर वो कृष को फेस कैसे करेगी? कुछ घंटे बाद सरगम मीरा को तैयार कर रही थी। तैयार करते करते सरगम बोली, अंडस्को, मीरा, कृष भैया बहुत अच्छे हैं, तू जानती है ना? मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। अगले ही पल सरगम मीरा के पास बैठती हुई बोली, अंडस्को, मीरा, मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन यकीन मानो, मैं जिंदगी भर भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढती तो कृष से अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाती। मीरा, बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। और तभी देव कमरे में आया। देव ने सरगम को देखा। उसकी आंखों में हल्का सा पानी था। खुशी के आंसू सरगम से संभाले नहीं संभाल रहे थे। देव ने सबसे पहले सरगम के पैरों के पास बैठकर उसके आंसू पोंछे और फिर मीरा को देखकर बोला, अंडस्को, तो फाइनली मेरी चाची बनने के लिए तैयार हो? ये सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। देव बोला, अंडस्को, देखो, मैं तो कृष से भी बड़ा हूँ और तुमसे भी,
इसीलिए कह रहा हूँ कृष बहुत अच्छा है, तुम कभी भी इस डिसीजन के लिए पछताओगी नहीं। मीरा ने हमें गर्दन हिला दी। फ्लैशबैक एंड। मीरा अपने ही ख्यालों में थी और तभी पंडित जी ने कहा, अंडस्कोप, फेरों के लिए खड़े हो जाए। कृष और मीरा खड़े हो गए, दोनों के फेरे होने लगे। जहां कृष बहुत गुस्से में था, वहीं मीरा बहुत उदास थी। देखते ही देखे फेरे हो गए। पंडित जी ने दोनों को बैठने का इशारा किया, दोनों ही बैठ गए। पंडित जी ने फिर हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, अंडस्कोप, कन्या के माता पिता को बुलाए, कन्यादान कर देंगे। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखकर कहा, अंडस्कोप, चलो हम चलते हैं। और इतने में शिवाय हर्षवर्धन के सामने आ गया और बोला, अंडस्कोप, चाचू, कन्यादान आप नहीं करोगे। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्कोप, तो क्या सरगम और देव करेंगे। शिवाय बोला, अंडस्कोप, नहीं, पूर्वी और पैंथर करेंगे। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय बोला, अंडस्कोप, चाचू कुछ मत पूछिए, बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तो पूर्वी और पैंथर ही कन्यादान करेंगे। इतने में पंडित जी ने फिर कहा, अंडस्कोप, कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाए। अब तो सरगम और मीरा दोनों ही रोने लगी। सरगम ने पंडित जी की ओर देखकर कहा, अंडस्कोप, पंडित जी माँ बाप नहीं है लड़की के, बस मैं हूँ उसकी बड़ी बहन। पंडित जी बोले, अंडस्कोप, तो फिर तुम ही अपने पति के साथ कन्यादान कर दो। सरगम ने आंसू पूछे और देव की तरफ देखा। देव सरगम के पास आ गया, लेकिन तभी शिवाय बोला, अंडस्कोप, सरगम, तुम और देव कन्यादान नहीं करोगे। सरगम ने शिवाय की तरफ हैरानी से देखा। शिवाय ने फिर पैंथर और पूर्वी की तरफ देखकर कहा, अंडस्कोप, तुम दोनों क्यों नहीं करते कन्यादान। पैंथर और पूर्वी दोनों हैरानी से शिवाय को देखने लगे। फिर उन्होंने एक बार सरगम को देखा और फिर मंडप में बैठी हुई मीरा को। शिवाय पैंथर के पास आकर बोला, अंडस्कोप, देख यार, इन दोनों बहनों के भी माँ पापा नहीं है, अपनी बेटी समझकर इनका कन्यादान कर दे। अब पूर्वी पैंथर मना नहीं कर पाए, बल्कि उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। अगर आज उनकी बेटी होती तो वो अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे होते, लेकिन उन्हें क्या पता कि नियति उन्हीं की बेटी का कन्यादान उन्हीं के हाथों से करवा रही है। पैंथर और पूर्वी दोनों ही मंडप में चले गए और दोनों ने विधि विधान के साथ कन्यादान कर दिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने कहा, अंडस्कोप, जजमान, दुल्हन की मांग भर दीजिए। कृष को और ज्यादा गुस्सा आने लगा और तभी उसने सामने देखा जहां वेदांत, युग, सार्थक तीनों ही बैठे दांत फाड़ रहे थे। कृष का मन हुआ कि दुल्हन की मांग तो बाद में भरूं, पहले इनकी खाल भर दूं, लेकिन बेचारा जिस जगह बैठा हुआ था कुछ कर नहीं सकता था। कृष ने सिंदूर उठाया और मीरा का घूंघट ऊपर किया। उसने मीरा की तरफ देखा और फिर एकदम से सिंदूर भर दिया। उसने सिंदूर इतनी रुडली भरा था कि मीरा के चेहरे पर गिर गया। कृष ने फिर पंडित जी की ओर देखकर कहा, अंडस्कोप, भर दिया मैंने सिंदूर। अगले ही पल कृष की आंखें खुशी के मारे चमक गई। उसने 90 एंगल में अपनी मुंडी हिलाकर देखा तो मीरा आंखों में आंसू लिए अपना चेहरा साफ कर रही थी। कृष को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी मीरा से हो रही है। उसने अपने तीनों भाइयों को देखा जो सामने बैठे थे। तीनों ही उसे देखकर हंस रहे थे। फिर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ना जाने क्यों कृष ने एक बार फिर शिवाय की ओर देखा और शिवाय उसने भी मुस्कुराकर कृष को। कृष ने अगले ही पल अपनी जेब में से रुमाल निकालकर मीरा के चेहरे को साफ किया, लेकिन अब मीरा और कृष के बीच में एक छोटी सी गलतफहमी ने अपनी जगह बना ली थी। वो गलतफहमी कब तक उनके बीच चलती, कुछ कह नहीं सकते थे। कृष ने मीरा का चेहरा साफ करने के बाद मुस्कुराकर पंडित जी को देखा और बोला, अंडस्कोप, पंडित जी, मंगलसूत्र भी तो पहनना होता है। पंडित जी ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर मंगलसूत्र कृष की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडस्कोप, अपने सारे देवी देवताओं को साक्षी मानकर कन्या के गले में इसे पहना दीजिए और वचन भरिए कि आज के बाद आप दूसरी स्त्री पर नजर नहीं रखेंगे। कृष ने खुश होकर मंगलसूत्र पहनाया और बोला, अंडस्कोप, आई प्रॉमिस पंडित जी, पराई स्त्री पर नजर रखना तो दूर की बात, मैं देखूंगा भी नहीं। इतना कहकर उसने मीरा को मंगलसूत्र पहना दिया। मीरा की आंखें छलक गई। कृष को भी समझ नहीं आ रहा था कि मीरा रो क्यों रही है, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि उसने जो मंडप में उसे कहा था, शायद उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग मीरा को हो गई है।
कृष मन ही मन खुद से बोला, अंडरस्को कोई बात नहीं, छुटकी कमरे में जाकर तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूंगा। पर यकीन नहीं होता कि मेरी शादी तुमसे हो गई। मुझे तो लग रहा था कि मैं एक अनचाहे से रिश्ते में बंध गया हूँ। देखते ही देखते कृष की शादी हो गई। मेहमान जा चुके थे। वहीं एक सोफे पर शिवांगी और अभिमान बैठे हुए थे। अभिमान शिवांगी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवांगी अभिमान के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और अभिमान भी ये बात समझ रहा था। थोड़ी देर बाद अभिमान शिवांगी के लिए आइसक्रीम लेकर आया। शिवांगी ने आइसक्रीम ले ली और अभिमान की तरफ देखकर बोली, अंडरस्को अनिरुद्ध के पास जाना है। ये सुनते ही अभिमान की एक आईब्रो चढ़ गई। 524 छोटी सी भाभी। अभिमान ने गुस्से में शिवांगी को देखा तो शिवांगी की आंखें हल्की सी नम हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, अंडरस्को अनिरुद्ध के पास जाना है, अनिरुद्ध चाहिए। अभिमान ने अपना गुस्सा जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया। फिर उसने मेंशन में नजर घुमाकर देखा तो उसे अनिरुद्ध कहीं दिखाई नहीं दिया। डैनी और वंदना के पास सिर्फ आराध्या बैठी थी, अनिरुद्ध कहीं नहीं था। अभिमान ने अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और शिवांगी को देखकर प्यार से कहा, अंडरस्को तितली मेरी बात सुनो, अनिरुद्ध यहाँ नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगा तो तुम अनिरुद्ध के पास चली जाना। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान अपने हाथों से शिवांगी को आइसक्रीम खिलाने लगा। उसने अभिमान से डर कर आइसक्रीम खा ली। आइसक्रीम खाने के बाद शिवांगी फिर से चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद शिवांगी ने फिर से डरते हुए कहा, अंडरस्को अनिरुद्ध चाहिए। अभिमान का दिमाग खराब हो गया, लेकिन वो ये भी समझ रहा था कि शिवांगी को अभी अनिरुद्ध के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। अभिमान ने शिवांगी की ओर देखकर प्यार से कहा, अंडरस्को अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं अनिरुद्ध को बुलाकर लाता हूँ। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान खड़ा होकर अनिरुद्ध को ढूंढने लगा, लेकिन उसे अनिरुद्ध कहीं नहीं मिल रहा था। शिवांगी कुछ देर सोफे पर बैठी रही, फिर वो भी उठकर अनिरुद्ध को ढूंढने लगी। उसे भी अनिरुद्ध कहीं नहीं मिल रहा था। वो अनिरुद्ध को ढूंढते ढूंढते सीढ़ियों से होती हुई ऊपर चली गई। दूसरी तरफ कृष और मीरा दोनों ही मंडप से खड़े हो गए थे और घर के बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। सबका आशीर्वाद लेने के बाद कृष शिवाय के सामने गया। शिवाय मुस्कुरा कर कृष को ही देख रहा था। कृषि मीरा जैसे ही शिवाय के पैर छूने के लिए झुके, वैसे ही शिवाय ने दोनों को रोक दिया और कृष को गले लगा लिया। कृष ने धीरे से कहा, अंडरस्को गलत बात है भाई, जान निकाल दी थी आपने मेरी। शिवाय बोला, अंडरस्को जान निकालने के बाद जब वापस आती है ना तो उसी जान से प्यार बढ़ जाता है। शिवाय ने कृष को खुद से दूर किया और मीरा के सिर पर हाथ रख कर कहा, अंडरस्को तो मेरी छोटी सी भाभी हमेशा खुश रहो। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धीरे धीरे मेहमान चले गए। मीरा भी कुछ ट्रेडिशन कंप्लीट करने के बाद रेस्ट करने के लिए कमरे में चली गई। वही अभिमान अभी भी अनिरुद्ध को ढूंढ रहा था। जब उसे अनिरुद्ध नहीं मिला तो वो आराध्या के पास जाकर बोला, अंडरस्को भाई कहाँ है तुम्हारा। आराध्या बोली, अंडरस्को यही तो था, बाहर गार्डन में होगा। अभिमान बोला, अंडरस्को 2 बार मैं गार्डन में देखकर आ चुका हूँ, वहाँ नहीं है। आराध्या बोली, अंडरस्को लेकिन तुम क्यों ढूंढ रहे हो, पहली बार मेरे भाई को ढूंढ रहे हो, कोई खास बात। अभिमान बोला, अंडरस्को मैं नहीं ढूंढ रहा और ना ही तुम्हारे भाई में ऐसी खास बात है कि मैं उसे ढूंढूं, वो तो शिवांगी। इतना कहकर अभिमान ने शिवांगी की तरफ देखा तो वहां शिवांगी नहीं थी। आराध्या बोली, अंडरस्को क्या हुआ, किसे देख रहे हो। अभिमान ने कहा, अंडरस्को यहाँ शिवांगी बैठी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। पहले तो वो अनिरुद्ध को ढूंढ रहा था, अब वो शिवांगी को भी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे शिवांगी नहीं मिली। अब उसका दिमाग खराब होने लगा। उसने मेंशन के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को पापा चाचू कहाँ हो सब। अभिमान ने ये सारी बात इतनी जोर से कही थी कि पूरी रघुवंशी फैमिली वहां आ गई। आर्या अभिमान को देखकर बोली, अंडरस्को क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ। अभिमान बोला, अंडरस्को बेटी कहाँ है आपकी। आर्या ने भी इधर उधर नजर घुमाई तो उसे शिवांगी कहीं नहीं दिखाई दी। आर्या बोली, अंडरस्को
यही कहीं होगी। अभिमान ने गुस्से में कहा, अंडरस्कोप, क्या बात है, आपको ये नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है? आज ही वो रघुवंशी मेंशन आई और आज ही आप लोग लापरवाह हो गए। मैं उसे पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है। कहाँ वो लड़की? अब पूरी रघुवंशी फैमिली हरकत में आ गई, लेकिन तभी शिवाय बोला, अंडरस्कोप, मेंशन से बाहर तो नहीं गई होगी, यही कहीं होगी। अभिमान ने शिवाय की ओर देखकर कहा, अंडरस्कोप, पापा वो मेंशन में भी नहीं है। दिव्यांश बोला, अंडरस्कोप, ढूंढते हैं, यही कहीं होगी। अभिमान ने एक बार फिर अपनी फैमिली पर गुस्सा निकालते हुए कहा, अंडरस्कोप, हद हो गई, मेकअप करने का टाइम है तुम औरतों को, लेकिन ये देखने का टाइम नहीं है कि बच्ची कहाँ चली गई। इतना कहकर वो भी मेंशन में शिवांगी को ढूंढने लगा। 1 घंटा ढूंढने के बाद भी शिवांगी मिल नहीं रही थी और ऊपर से अनिरुद्ध, उसका भी कुछ पता नहीं था। रघुवंशी मेंशन में सबको घबराहट होने लगी। इतने सालों बाद तो उनकी लाडली घर आई थी, अब वो मिल नहीं रही। अभिमान ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों शिवांगी को अकेला छोड़ दिया और आखिरकार उसकी नज़र में गेट पर गई, जहां से अनिरुद्ध आ रहा था। अनिरुद्ध को देखकर अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया और वो तेज कदमों से अनिरुद्ध के पास आया और उसके कॉलर पकड़कर उसे पिलर से लगाता हुआ गुस्से में बोला, अंडरस्कोप, कहाँ गया था तू? कहाँ गया था? कुछ पूछ रहा हूँ। अनिरुद्ध हैरानी से अभिमान को देख रहा था। तभी वहां शिवाय आया और दोनों को छुड़वाते हुए अभिमान की ओर देखकर गुस्से में बोला, अंडरस्कोप, शर्म नहीं आती? इतना समझाने के बाद भी तुझे समझ नहीं आता? अभिमान ने भी गुस्से में कहा, अंडरस्कोप, पहले इससे पूछेंगे कहाँ गया था। शिवांगी कब से इसके बारे में पूछ रही थी और ये है कि गायब हो गया। डैनी और वंदना भी ये नज़ारा देख रहे थे, लेकिन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डैनी ने सवाल भरी नजरों से शिवाय को देखा तो शिवाय ने उसे शांत रहने का इशारा किया। अभिमान अपना गुस्सा कंट्रोल करने में नाकाम हो रहा था। इतने में अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, अंडरस्कोप, मैं एयरपोर्ट गया था। बड़े पापा ने मिस्टर चौहान की फैमिली को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन हुआ क्या? अभिमान अनिरुद्ध की तरफ देखकर गुस्से में बोला, अंडरस्कोप, शिवांगी मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अनिरुद्ध भी अब हैरान हो गया। इस बार अनिरुद्ध ने अभिमान के कॉलर पकड़े और उसे पिलर से लगाते हुए बोला, अंडरस्कोप, कहाँ है मेरी तितली? ये नज़ारा देखकर शिवाय ने तो अपने सिर पर हाथ मार लिया और फिर चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्कोप, तुम दोनों जीजा साले पागल तो नहीं हो गए? गोबर खाकर पैदा हुए थे क्या? तुम दोनों को जितना भी समझा लो, लेकिन एक दूसरे का खून पीने में तुम्हें जरा भी देर नहीं लगती। एक तो शिवांगी नहीं मिल रही, ऊपर से तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो जैसे कुत्ते बिल्ली हो। अरे कुत्ते बिल्ली भी तुम लोगों से ढंग से लड़ लेते हैं, लेकिन तुम दोनों ने तो जैसे कसम खा रही है कि कभी एक दूसरे को नहीं समझोगे। अनिरुद्ध, कॉलर छोड़ो। शिवाय की बात सुनकर अनिरुद्ध ने कॉलर छोड़ दिया और अभिमान की ओर देखकर कहा, अंडरस्कोप, एक बात याद रख अभिमान, शिवांगी तेरी बहन बाद में है और मेरी तितली पहले। तुझे तो पता भी नहीं था तेरी बहन जिंदा है, लेकिन वो मेरे साथ थी, मैंने उसका ख्याल रखा तो उस पर मेरा हक ज्यादा बनता है, समझ गया? अगर आज तितली को कुछ हो गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। अभिमान ने भी गुस्से में कहा, अंडरस्कोप, अगर आज शिवांगी को कुछ हो गया तो छोड़ूंगा तो मैं भी तुझे नहीं, बिना बताए चला जाता है। शिवाय के साथ साथ सीनियर रघुवंशी ने अपना सिर पकड़ लिया और आखिरकार हर्षवर्धन बोला, अंडरस्कोप, बस बहुत हुआ, शिवांगी को ढूंढो। और तभी ऊपर से सरगम आवाज लगाती हुई बोली, अंडरस्कोप, बड़े पापा, तितली ऊपर है, उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। और तभी अनिरुद्ध चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्कोप, उसने खुद को बाथरूम में बंद नहीं किया होगा, उससे बाथरूम खुली नहीं रहा होगा। हे भगवान, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। इतना कहकर अनिरुद्ध तेज कदमों से भागता हुआ ऊपर चला गया और सीधा उस बाथरूम के पास आया जहां शिवांगी ने खुद को गलती से बंद कर लिया था। अनिरुद्ध दरवाजे को देख रहा था और इतने में अभिमान आया और उसने दरवाजे को बजाते हुए कहा, अंडरस्कोप, शिवांगी, शिवांगी बच्चा, तुम ठीक हो? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अभिमान ने एक बार फिर आवाज लगाते हुए कहा, अंडरस्कोप, शिवांगी, तितली बच्चा, तुम ठीक हो? बच्चा, तुम अंदर हो? लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई।
अनिरुद्ध हाथ बांधकर अभिमान को देख रहा था और फिर बोला, अंडरस्को, अब मैं ट्राई करूं। अभिमान आगे से हट गया और अनिरुद्ध ने दरवाजा बजाते हुए कहा, अंडरस्को, तितली तुम अंदर हो। और इस बार आवाज आई, अंडरस्को, अनिरुद्ध तुम आ गए। शिवांगी की आवाज सुनकर अनिरुद्ध को तो जैसे शांति मिल गई, लेकिन अभिमान उसका गुस्सा बढ़ गया। वो नहीं चाहता था कि अनिरुद्ध उसकी बहन के आसपास भी मंडराए, लेकिन कर क्या सकते थे। शिवांगी को अनिरुद्ध के अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं था, किसी पर भी नहीं। ये बात सीनियर रघुवंशी समझ गए थे, लेकिन अभिमान नहीं समझा था। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, हाँ तितली में आ गया, तुम अंदर क्या कर रही हो। शिवांगी रोती रोती बोली, अंडरस्को, तितली को वोमिटिंग हुई। अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा, अंडरस्को, क्या खाया था तुमने। शिवांगी बोली, अंडरस्को, आइसक्रीम। उद्धरण चिन्ह। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, और किसने खिलाई तुम्हें आइसक्रीम। तुम्हें मना किया था ना कि 1 कप से ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाओगी, डॉक्टर ने मना किया है। शिवांगी बोली, अंडरस्को, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर उन्होंने खिलाई तो मैंने खा ली। ये सुनकर अभिमान इधर उधर देखने लगा। अनिरुद्ध ने अभिमान को गुस्से में देखा और पूछा, अंडरस्को, तुमने शिवांगी को आइसक्रीम खिलाई। अभिमान ने कंधे उचकाकर कहा, अंडरस्को, मुझे नहीं पता था कि वो आइसक्रीम नहीं खा सकती, मैं तो अपनी बहन को प्यार से खिला रहा था। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, अंडरस्को, तभी उसे उल्टी हो गई, प्यार से खिला रहा था। अनिरुद्ध ने फिर आराम से प्यार से कहा, अंडरस्को, तितली दरवाजा खोलो। शिवांगी रोते रोते बोली, अंडरस्को, अनिरुद्ध ये खुल नहीं रहा, मैं बहुत देर से खोल रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज अनिरुद्ध, प्लीज तितली को बाहर निकालो, प्लीज अनिरुद्ध। कहते हुए शिवांगी और ज्यादा रोने लगी। जैसे जैसे शिवांगी रो रही थी, वैसे वैसे पूरी रघुवंशी फैमिली का चेहरा उदास होता जा रहा था। पहली बार अपनी लाडो को रोते हुए देख रहे थे। अनिरुद्ध ने शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय बोला, अंडरस्को, तुम गेट खोलने की कोशिश करो, हो सकता है शिवांगी से ठीक से खुल न रहा हो। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाए और गेट के हैंडल को इधर उधर घुमा कर देखा, लेकिन गेट नहीं खुला। इतने में राजवीर बाथरूम की चाबी लेकर आया, क्योंकि वो कमरा रूही और राजवीर का ही था। राजवीर ने अनिरुद्ध को चाबी पकड़ाते हुए कहा, अंडरस्को, मास्टर की है, इससे खोलो। अनिरुद्ध ने चाबी से गेट खोला तो गेट खुल गया। जैसे ही उसने गेट खोला, सामने शिवांगी खड़ी थी। शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखा तो उसकी आंखें और ज्यादा भीग गई और वो भागते हुए आई और अनिरुद्ध के गले लग गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी को बाहों में कस लिया और ये नजारा देखकर अभिमान उसकी बोएं तन गई। उसने अपनी मुट्ठी कस दी। वो किसी भी कीमत पर अनिरुद्ध और शिवांगी के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी बहन की शादी अनिरुद्ध से कर दे, क्योंकि अनिरुद्ध तो उसे फूटी आंख नहीं भाता था। अनिरुद्ध ने शिवांगी के बालों को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को, मैं आ गया हूँ ना तितली, चलो अब रोना बंद करो, आगे से आइसक्रीम मत खाना, कोई कुछ भी कहे। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा और अभिमान अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर अभिमान ने एक गहरी सांस ली और शिवांगी के बाजू पर हल्का सा हाथ लगाकर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडरस्को, सॉरी तितली, तुम्हारे भाई को नहीं पता था कि तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी। शिवांगी एक जिज्ञासा के साथ बोली, अंडरस्को, भाई भाई मतलब। अभिमान बोला, अंडरस्को, भाई मतलब फैमिली। शिवांगी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, तितली अनिरुद्ध फैमिली, तितली भाई फैमिली नहीं। ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट आ गई, जबकि अभिमान की मुट्ठियां फिर से कस गई। शिवाय ने अभिमान के पीठ पर हल्का सा हाथ मारकर कहा, अंडरस्को, वो अभी इतना नहीं समझती, उसे अभी अनिरुद्ध की ही जरूरत है, तुम ज्यादा परेशान मत रहो, कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगी और अनिरुद्ध उसे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ देगा। अभिमान ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, अंकल, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं मम्मी पापा और शिवांगी को लेकर जाऊं। शिवाय बोला, अंडरस्को, हाँ बिल्कुल, अब तो मेरा कोई हक भी नहीं कि मैं तुम्हें रोक लूं और तुम भी जानते हो कि शिवांगी को तुम्हारी कितनी जरूरत है। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाए और तभी आराध्या ने भी शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्को, पापा मैं भी जाऊं प्लीज। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा,
अंडरस्कोप हाँ जाओ लेकिन अपना ख्याल रखना। आराध्या ने हमें गर्दन हिला दी। तभी आर्या ने आराध्या के गाल पर हाथ लगाकर कहा, अंडरस्कोप सुना पापा ने क्या कहा? अपना ख्याल रखना, समझ गई। ठीक से खाना खाना, हेल्दी खाना खाना और जब मन करे तब वापस आ जाना। आराध्या ने एक नज़र अभिमान को देखा तो अभिमान ने कंधे उचकाकर कहा, अंडरस्कोप जब तुमने मम्मी पापा की परमिशन ले ली है तो मेरी परमिशन मैटर नहीं करती, चली जाओ बस अपना ख्याल रखना। 525 गुड मॉर्निंग। अनिरुद्ध सबसे इजाजत लेकर अपनी बहन तितली और माँ बाप को लेकर वहां से चला गया। सीनियर रघुवंशी उन्हें जाता हुआ देख रहे थे। कहीं ना कहीं शिवाई की आंखों में हल्का सा पानी था, लेकिन वो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में माहिर हो गया था। पर दिव्यांश तो जानता था कि उसका भाई कैसा है। उसने शिवाई के कमर पर हाथ मारकर कहा, अंडरस्कोप क्या हो गया मेरे बब्बर शेर को? शिवाई ने दिव्यांश की ओर देखकर कहा, अंडरस्कोप बब्बर शेर को कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हुआ। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्कोप अच्छा चलो चलकर सो जाओ, 4-5 घंटे आराम कर लो, उसके बाद ऑफिस भी जाना है। सब ने एक अंगड़ाई तोड़ी और अंदर चले गए। सब अंदर जा रहे थे। हर्षवर्धन सबसे पीछे था। जैसे ही सब अंदर गए वैसे ही हर्षवर्धन ने हीर की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हीर आंखें फाड़े हर्षवर्धन को देख रही थी। हर्षवर्धन ने चुप रहने का इशारा किया और तभी शिवाय बिना पलटे बोला, अंडरस्कोप लगता है कमरा छोटा पड़ गया। ये सुनते ही हीर ने सबसे पहले हर्षवर्धन की बाजू पर एक जोरदार मारा और फिर गुस्से में शिवाई की कमर पर मारकर कहा, अंडरस्कोप शर्म नहीं आती? थोड़े तो बड़े हो जाओ, दादा बनने वाले हो। शिवाई ने पलटकर हीर को देखा और बहुत प्यार से बोला, अंडरस्कोप सिंड्रेला चाची मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा, मैं बड़ा होना ही नहीं चाहता। पता नहीं क्यों बड़े होने के अलावा ऑप्शन क्यों नहीं होता। अगर कोई ऑप्शन होता ना तो मैं उसे कर देता, लेकिन बड़ा नहीं होता और मैं अपने पोते के साथ बहुत खेलने वाला हूँ और मैं कोई उससे दादा नहीं कहलवाऊंगा, बल्कि वह तो मुझे। शिवाई ने इतना ही कहा था कि दिव्यांश ने हंसकर कहा, वो तो इसे छोटा भाई कहेगा। ये सुनते ही सीनियर रघुवंशी जोर जोर से हंसने लगे। हर्षवर्धन ने फिर एक छोटा सा पंच शिवाई के गाल पर मारकर कहा, अंडरस्कोप हाँ जानते हैं कि तू बड़ा नहीं होना चाहता, ना बुढ़ा होना चाहता है, चल अब जाकर आराम कर ले, बहुत बातें बनाते हैं। फिर उसने हीर की कलाई पढ़कर कहा, अंडरस्कोप और तुम भी चलो, कमरा बहुत बड़ा है हमारे पास, इसके बोलने से क्या होता है? ये तो बेवकूफ़ है, खुद तो कल सुबह ही आर्या के साथ किचन में था। ये सुनते ही आर्या ने अपना चेहरा घूम लिया और हर्षवर्धन हीर को लेकर चला गया। उनके जाते ही आर्या ने शिवाई की ओर देखकर कहा, अंडरस्कोप और छोड़ो चाचू को, अच्छा लगता है क्या चाचू हमें चिढ़ाते हैं? शिवाई ने कंधे उचकाकर कहा, अंडरस्कोप वो चाचू बस नाम के है, वरना मेरे यार ही है समझी। चलो चलकर हम भी आराम कर लेते हैं। ऐसे करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। कृष जब अपने कमरे में गया तो मीरा बेड पर सो रही थी। उसने चेंज भी नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि पहले वो रोई है। कृष ने मीरा को देखा तो देखते ही रह गया। उसके लिए तो किसी सुहावने सपने जैसा था, एक ऐसा सपना जो उसने देखा तो, लेकिन उसका पूरा होना नामुमकिन था। पर आज मीरा उसके कमरे में हक से सो रही थी। कृष के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो शादी को लेकर कितना खुश है। वो धीरे कदमों से मीरा के पास गया। उसने मीरा के बालों को हल्का सा सहलाया और फिर उसके बालों पर किस कर लिया। उसके बाद मन में बोला, अंडरस्कोप सो गई, थक गई होगी इसलिए जल्दी सो गई, कोई बात नहीं सुबह बात कर लूंगा। इतना कहकर कपबोर्ड के पास गया। उसने अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद कृष चेंज करके कमरे में आया। वो मीरा के पास लेटना चाहता था, लेकिन मीरा का भारी भरकम लहंगा पूरे बेड पर फैला हुआ था। ऊपर से सजावट की वजह से भी उस बेड पर जगह नहीं थी। कृष ने अपनी कमर पर हाथ रखकर खुद से मन में कहा, अंडरस्कोप ये तो अभी से पूरे बेड पर फेल कर लेट गई। कोई बात नहीं कृष, आज तू सोफे पर सो जा, कल छुटकी को सब सच बता दियो। फिर वो सोफे पर जाकर लेट गया और मीरा को भी देखता रहा और थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। जैसे ही कृष सोया वैसे ही मीरा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई।
दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपनी पूरी फैमिली के साथ घर आ गया था। ये अनिरुद्ध का पहला वाला फ्लैट था, मतलब कि डैनी और वंदना इसी फ्लैट में रहते थे। अनिरुद्ध तो शिवाय के दिए हुए फ्लैट में लेकर जाना चाहता था, लेकिन डैनी ने मना कर दिया। पांचों ही घर के अंदर दाखिल हुए। वंदना किचन में जाते हुए बोली, अंडस्को मेढक तू कुछ खाएगा? ये सुनकर अनिरुद्ध ने मुंह बना लिया और इतने में शिवांगी धीरे से बोली, अंडस्को अनिरुद्ध मेढक कौन है? वंदना बोली, अंडस्को यही अनिरुद्ध और कौन? शिवांगी ने हैरानी से अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध कुछ बोल नहीं पाया, ना तो अपनी मां को कुछ कह सकता था और ना ही तितली को, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मां और तितली मिलकर उसकी बैंड बजाएंगी। उसकी हालत देखकर डैनी और आराध्या को हंसी आ गई। डैनी ने आराध्या की तरफ देखकर कहा, अंडस्को बच्चा तू कुछ खाएगा? आराध्या ने नामे गर्दन हिला दी। डैडी ने फिर वंदना से कहा, अंडस्को कोई कुछ नहीं खाएगा वंदना, चलो सो जाते हैं, 4-5 घंटे हम भी रेस्ट कर लेते हैं। वंदना बोली, अंडस्को हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद डैनी और वंदना अपने कमरे में चले गए। आराध्या और तितली एक कमरे में चले गए। अब अनिरुद्ध के लिए कोई जगह नहीं बची। वो 2 BHK फ्लैट ही था, इसलिए अनिरुद्ध बाहर सोफे पर ही लेट गया। आराध्या और तितली बात कर रहे थे और आराध्या बात करते करते सो गई। प्रेगनेंसी की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए उसे जल्दी नींद आ गई। ऊपर से पूरी रात सोई भी नहीं थी, लेकिन शिवांगी उसे नींद नहीं आ रही थी, जबकि पूरी रात तो वो भी नहीं सोई थी। वो इधर उधर करवट लेती रही। उसे तो अनिरुद्ध के पास सोने की आदत थी, शायद इसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो धीरे से उठी और बाहर गई। उसने देखा तो अनिरुद्ध सोफे पर सोया हुआ था। शिवांगी कुछ देर तक अनिरुद्ध को ही देखती रही, फिर वो धीरे धीरे अनिरुद्ध के ऊपर लेट गई। जैसे ही अनिरुद्ध ने अपने ऊपर बाहर महसूस किया तो उसने भी अपनी पकड़ कस दी। नींद में उसे याद ही नहीं रहा कि वो अपने फ्लैट में नहीं है। उसे भी लगा कि शायद शिवांगी नींद में उसके ऊपर आकर लेट गई। अनिरुद्ध बहुत नींद में था। उसने भी नींद में ही शिवांगी के बालों को सहलाया और शिवांगी अनिरुद्ध के सीने पर सिर रखकर आंखें बंद किए हुए धीरे धीरे नींद की आगोश में जाने लगी। थोड़ी ही देर में शिवांगी सो गई। वही अभिमान अपने कमरे को देख रहा था। उसे आज अपना कमरा बहुत खाली नजर आ रहा था। थोड़ी देर तक अभिमान बेचैनी से बेड पर करवट लेता रहा। फिर उसने अपना फोन उठाया, उसमें आराध्या की कुछ फोटोज देखी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में अभिमान भी सो गया। अगली सुबह जब कृष की आंख खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर गई, जहां मीरा नहीं थी। कृष को थोड़ी हैरानी हुई। मीरा शायद सुबह उठकर ही तैयार होकर चली गई थी। कृष मुंह बनाकर खुद से ही बोला, अंडस्को ये चुटकी पागल तो नहीं है? पागल ही है, बेवकूफ लड़की। फिर कृष गुस्से में उठा और वॉशरूम में चला गया। जब तैयार होकर नीचे आया तो पूरी रघुवंशी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही थी। आज मीरा ने सबके लिए मीठा बनाया था, क्योंकि उसकी पहली रसोई थी। शिवाय ने कृष को देखा। कृष का मुंह सड़ा हुआ था। शिवाय बोला, अंडस्को क्या हुआ, इतना क्यों सड़ा हुआ घूम रहा है? कृष ने कुछ नहीं कहा। आपने बाजू फोल्ड की और कुर्सी खींचकर सबके साथ आकर बैठ गया। तभी हीर ने कृष के बालों में हाथ फेर कर कहा, अंडस्को क्या हुआ, थकान उतरी नहीं? कृष ने शिवाय की प्लेट में से एप्पल का एक स्लाइस उठाते हुए कहा, अंडस्को मैं कौन सा जंग लड़के आया हूं जो थकावट होगी? इतना कहकर उसने सामने देखा, जहां मीरा चुपचाप नजर झुकाए सबको खाना परोस रही थी। कृष कुछ देर तक मीरा को ही देखता रहा। मीरा ने एक पिंक कलर की जॉर्जेट की हल्की सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मीरा को देखकर कृष का गुस्सा छुमंतर हो गया, जबकि मीरा के चेहरे पर उदासी थी। उसके कानों में बार बार मंडप में कही हुई कृष की बात गूंज रही थी और तभी सरगम बोली, अंडस्को मीरा थोड़ा सा हलवा कृष को भी दे दे। मीरा ने हमें गर्दन हिलाई और एक कटोरी में हवा सर्व किया और फिर घूम कर कृष के पास गई। उसने कृष के सामने हलवे की कटोरी रख दी। कृष ने हलवा खाकर देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई। कृष बोला, अंडस्को मीरा ने बनाया है। सबने एक साथ हमें गर्दन हिला दी। सब खाना खा रहे थे और तभी सरगम ने दृष्टि की ओर देखकर कहा, अंडस्को माँ मैं जाऊं?
दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, अंडरस्को, हाँ तुम जाओ अपना काम कर लो, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, भगवान तुम्हें तरक्की दे। सरगम ने अपना बैग उठाया और तभी देव अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, अंडरस्को, चलो मैं छोड़ देता हूँ। सरगम ने देव को देखा और ना में गर्दन हिलाती हुई बोली, अंडरस्को, नहीं सर मैं चली जाऊंगी। लेकिन देव अब सरगम की सुनने वाला नहीं था। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और सरगम के पास आता हुआ बोला, अंडरस्को, जब तुम्हारे पास तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर है तो तुम अकेले क्यों जाओगी, चलो। इतना कहकर देव ने सरगम की कलाई पकड़ी और उसे खींचता हुआ बाहर ले गया। ये नजारा पेंथर और पूर्वी दोनों देख रहे थे। पेंथर ने दिव्यांश की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, तेरा बेटा बिल्कुल तेरे ऊपर ही गया है। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, अब बेटा मेरा है तो मेरे ऊपर ही जाएगा ना। पूर्वी बोली, अंडरस्को, लेकिन कुछ भी कहो जीजू प्यार बहुत करता है सरगम से। दृष्टि बोली, अंडरस्को, हाँ करता तो है लेकिन अकल थोड़ी देर बाद आई। पूर्वी ने हैरानी से दृष्टि को देखा तो दृष्टि पूर्वी की प्लेट में पराठा रखते हुए बोली, अंडरस्को, अरे कुछ नहीं तू खाना खा। वही अभिमान खाना तो खा रहा था लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उसका मन आराध्या के बिना लग नहीं रहा था और वो ये बात किसी को कहना नहीं चाहता था। आखिर अभिमान था, अभिमान में ही रहना चाहता था। किसी को कहकर झुकना उसे पसंद नहीं था। थोड़ा बहुत खाकर अभिमान खड़ा हुआ और बोला, अंडरस्को, पापा मैं जा रहा हूँ, आप आराम से आ जाइएगा। शिवाय ने हमें गर्दन हिलाए और अभिमान वहां से चला गया। बाहर आते ही उसका मन और बेचैन होने लगा। अभिमान गाड़ी में बैठा और खुद से बोला, अंडरस्को, एक बार आराध्या के पास चला जाऊं, शिवांगी से भी मिल लूंगा। अगले ही पल उसके दिमाग ने कहा, अंडरस्को, नहीं नहीं अभिमान, तुझे आराध्या की याद कैसे आ सकती है, चुपचाप ऑफिस जाओ। तभी उसके दिल ने कहा, अंडरस्को, अरे तेरी बीवी है, चला भी जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी, और वैसे भी वो प्रेग्नेंट है, तुझे उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अभिमान ने अपनी कसकर आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर खोली और फिर गाड़ी स्टार्ट करके रघुवंशी इंडस्ट्रीज की ओर मोड़ दी। थोड़ी देर में अभिमान अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसका आज काम में मन नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और शिवांगी दोनों ही सोफे पर सो रहे थे। दुनियादारी से बेखबर दोनों ऐसे ही सो रहे थे जैसे अपने फ्लैट में सोते थे। शिवांगी को अनिरुद्ध के पास ही नींद आती थी। हालांकि अनिरुद्ध ने कई बार शिवांगी से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की थी, लेकिन शिवांगी को अनिरुद्ध की आदत पड़ चुकी थी और अनिरुद्ध भी ये बात समझता था। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध ने धीरे से आंख खोली। उसने महसूस किया कि शिवांगी उसी के ऊपर है। उसने अपनी पकड़ थोड़ी सी कसी और शिवांगी के बालों को सहलाया। उसने थोड़ी आंख और खोली तो अपने सामने डैनी को खड़ा पाया। डैनी को देखकर अनिरुद्ध की थोड़ी खुली हुई आंख पूरी तरीके से खुल गई। अब उसे जाकर याद आया कि वो अपने फ्लैट में नहीं, अपने आप के फ्लैट में है और शिवांगी उसके ऊपर लेटी हुई है। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें। वहीं डैनी हाथ बांधकर अनिरुद्ध को देख रहा था। अनिरुद्ध ने अटकती हुई आवाज में कहा, अंडरस्को, गुड 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 मॉर्निंग पापा। डैनी ने भी बड़े प्यार से जवाब दिया, अंडरस्को, गुड 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 मॉर्निंग बेटा, ऐसे ही लेटे रहोगे या उठोगे भी। अनिरुद्ध ने एक बार फिर से अपने सीने की तरफ देखा जहां शिवांगी तो आराम से सोई हुई थी। अनिरुद्ध जैसे तैसे उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस हिसाब से शिवांगी उसके ऊपर सोई थी वो ऐसे ही तो उठ नहीं सकता था। अनिरुद्ध बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि वो कैसे भी करके शिवांगी के नीचे से निकल जाए, लेकिन सोफे पर इतना स्पेस नहीं था। अगर वो नीचे से निकलता तो सीधा जमीन पर गिरता।